जब हम कस्टमर को डील कर रहे होते हैं, ख़ासकर एक सैलून स्टाफ के हिसाब से, तो हमें 2 स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। बात हम बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो बात करने का तरीका ठीक नहीं होता। लैंग्वेज बैरियर किसी भी कम्युनिकेशन का जो मकसद होता है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंफर्टेबल रखनी है। अब अगर आप ऐसे करके बैठकर ऐसे ऐसे देख रहे हो तो उसका क्या मैसेज आएगा? कंपनसेट वो बेशक बाद में करती, एटलीस्ट उसने लिसन किया, मुझे ये फील आ गई कि उसने अपनी गलती मानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ कासिम अली शाह फाउंडेशन। आज का हमारा जो सेशन है वो प्योरली हमने डिज़ाइन किया है कि बेसिकली एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विस एंड प्रोफेशनल स्किल। नाउ कस्टमर सर्विस और प्रोफेशनल स्किल हमारे पास क्या होते हैं, यानी कि हमने महारत हासिल करनी है कि हमने कस्टमर को कैसे डील करना है और प्रोफेशनली किसी भी चीज़ का हमने जवाब कैसे देना है। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कभी भी ये नहीं कहती कि हमने इंग्लिश में बात करनी है। कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसका मकसद एक्चुअली ये होता है कि जो बात सामने वाले ने की है उस बात को एज इट इज़, उसी मीनिंग के साथ, उसी मायने के साथ हमने समझा है और उसी तरीके से अफेक्टिवली हमने रिस्पॉन्स किया। वैसे तो कम्युनिकेशन के 4 स्किल होते हैं, 4 महारतें होती हैं, जिसमें हमारे पास लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन जब हम कस्टमर को डील कर रहे होते हैं, ख़ासकर एक सैलून स्टाफ के हिसाब से, तो हमें 2 स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक लिसनिंग, जिसको सुनना कहते हैं, क्योंकि सुनेंगे, समझेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारा क्लाइंट हमसे चाह क्या रहा है। और दूसरा स्पीकिंग, हमने रीडिंग और राइटिंग में नहीं पढ़ना। तो पहली चीज़ जिस पे हम आज फोकस करेंगे वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम एक्टिव लिसनिंग भी देखेंगे और साथ हम वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ भी देखेंगे। अब ये वर्बल और नॉन वर्बल क्लू क्या होते हैं? ये क्लू वो होते हैं कि जैसे अगर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, और किसी तरीके से आपको मैं आगे एग्जांपल्स दे के बताऊंगी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हाथ, उसके चेहरे का तासुर हमें क्या एक्सप्रेशन दे रहा है कि वो हमसे सेटिस्फाइड गया है या हमसे डिससेटिस्फाइड गया है, मुतमईन होके गया है या बिल्कुल मुतमईन नहीं गया। ठीक है, देन उसके बाद कुछ ऐसे सिनेरियोज में इसमें दिखाऊंगी आपको कि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अपॉइंटमेंट से लेट आते हैं और हमारे पास आगे अपॉइंटमेंट्स लगी होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिससेटिस्फाइड होते हैं, कुछ अनक्लियर होते हैं, उनको कैसे डील करना है, उनको हमने जवाब कैसे देने, ये चीज़ें हम देखेंगे कम्युनिकेशन में। दूसरा हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है जज्बाती जहानत। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बात ठीक करते हैं बट हमारा जो इमोशन होता है उस वक्त, जो कह लो कि हमारे अंदर फीलिंग होती है, वो ओवरकम हो जाती है। बात हम बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं लेकिन समटाइम्स वो बात करने का तरीका ठीक नहीं होता, टोन गलत हो जाती है, लहजा, गुस्सा। समटाइम्स हमें ये नहीं पता होता कि किस मौके पर हमने कैसे एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली कस्टमर डीलिंग के हिसाब से कुछ सिनेरियोज मैंने बताए हैं कि अगर कोई कस्टमर ऐसी बात करे तो हमने कैसे उसको डील करना है। तीसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों के लिए चूज़ की है वो ये चीज़ की है कि एज अ टीम वर्क, आप सब लोग जब एक सैलून में या एक ऑफिस में काम करते हो तो आप एक टीम हो, आपके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। समटाइम्स आ जाते हैं, ह्यूमन है, तो अगर कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट, हमारा कोई इख्तलाफ आ जाता है तो हमने उसको कैसे डील करना है, ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। और इसकी तीनों की जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने प्योरली सैलून के हिसाब से ली हुई है। तो बेसिकली शुरू करते हैं कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बात करने का तरीका है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप में से चंद लोगों से एक सवाल पूछूंगी। लैंग्वेज को बैरियर बनाए बगैर उर्दू में भी जवाब दे सकते हो, जिस तरीके में कंफर्टेबल हो दे सकते हो। मुझे सिर्फ एक बताओ कि वर्ड, कि जैसे कि आप वर्ड कम्युनिकेशन सुनते हो, बातचीत, इस वर्ड को सुनकर आपके ज़हन में कौन सा दूसरा लफ्ज़ आता है कि ये क्या होगी? कोई एक लफ्ज़ बता दो। कंसल्टेशन, वेरी गुड। और कोई भी बताए?
मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आप सीखोगे। मेरा मानना ये है, मैं हज़रत अली के कॉल पे चलती हूँ कि सवाल आधा इल्म होता है। जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आप ज़्यादा सीखोगे, उतना मैं ज़्यादा सीखूंगी। सो आई वांट कि आप सब क्वेश्चंस करो। फोकस, वेरी गुड, क्योंकि इसमें एक्टिव लिसनिंग भी आती है। इधर से भी कोई अब जवाब दे, कोई एक बता दे कोई आंसर। एनीवन? बॉडी लैंग्वेज भी होगी। चलो ये सारे आंसर यानी कि ये होते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली आप लोगों ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है, फोकस भी हो सकती है, कंसल्टेशन भी हो सकता है। तो जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन एक हमारे पास वास्ट टर्म है। इसका मतलब ये होता है अपने आइडिया, अपने थॉट्स, अपने जो वर्ड्स हैं, चाहे किसी भी मोड में लिख के, बोल के, हमने दूसरे तक कन्वे करने हैं। अब कम्युनिकेशन हमारी लिमिटेड नहीं रही। पहले तो सिर्फ ये होता था कि हम बोल के या लिख के कन्वे करते थे। अब तो वीडियो मैसेजेस, वॉइस नोट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के 4 स्किल्स थे हमारे पास, ठीक है। लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है। लेकिन हमारी इन्वायरमेंट में हम लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस करेंगे। अगर आप ये देखो तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन जो हमारे पास होती है, इसमें अगर टोटल हम 100 रखें तो 45% हमारे पास लिसनिंग है, 30% हमारे पास स्पीकिंग है, रीडिंग कितनी है 16% और राइटिंग कितनी है। और हम क्या करते हैं, हम बच्चे को स्कूल में, कॉलेजेस में इस पे लगाई रखते हैं, जो कि असल ज़िंदगी में सिर्फ 25% पार्ट प्ले कर रही है। 75% किस पे फोकस है हमारा होना चाहिए, लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे। और उसमें भी अगर आप गौर से करें तो मेजर पोर्शन किसको जा रहा है, लिसनिंग को। यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी लिसनिंग और हेयरिंग का। कुछ लोग कहते हैं हेयर, कुछ लोग कहते हैं लिसन। क्या आपको लगता है ये दोनों चीज़ें सेम है? नहीं। अब जिन्होंने नहीं कहा है वो मुझे वजह भी बताएं क्यों सेम नहीं है। एनी आइडिया क्या डिफरेंस होगा, क्या फ़र्क है दोनों में? लिसनिंग देखो, हेयरिंग होती है एक फिजिकल एबिलिटी जो अल्लाह ने आपको दी है या नहीं दी। अगर नहीं दी तो आप सुन नहीं सकते, आप सुनने की सलाहियत से महरूम है। लेकिन जिन लोगों की लिसनिंग हेयरिंग एबिलिटी नहीं होती, सुन और बात तो वो भी कर लेते हैं, बेशक वो आपके साइन लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, किसी तरीके से करते हैं ना। तो इट्स मीन कि लिसनिंग एक मेंटल प्रोसेस है जिसके लिए फोकस चाहिए। आपने कहा था फोकस, ठीक है, जिसके लिए बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत है, जिसके लिए अटेंशन की ज़रूरत है। उसका ये डिफरेंस है लिसनिंग का और हेयरिंग का। लिसनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेहनत करने से, सीखने से आता है। और सबसे ज़्यादा रोल लिसनिंग का इसलिए है कि जब हम लिसन करते हैं तो ही हम आगे चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करके, स्पीक करते हुए, बोलते हुए हम उसका रिप्लाई देते हैं। कम्युनिकेशन के जब भी हम बात कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट से या किसी से भी, अब इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हम इन चारों में से किसी एक पर्पस के लिए बात कर रहे होते हैं। इन्फॉर्म करना, किसी को इत्तला देना, ठीक है, कल छुट्टी है, कोई फैक्ट शेयर करना, सुबह से सैलून का टाइम 11 बजे हो रहा है और रात 11 बजे तक रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन है। ये नॉर्मली कोई सीनियर भी कर सकता है या कोई भी जिसको ये इख्तियार हो वो कर सकता है। दूसरा है इंक्वायर करना, यानी कि सवाल पूछना, कुछ इंक्वायरी करना। कोई बंदा आपके पास सैलून में आता है, वो आपसे पूछता है कि आके मुझे कहते हैं कि ओके जी फ़ाइन, मैं आपके सैलून में आया हूँ तो मुझे ये बता दें कि जी हेयर ट्रीटमेंट फ़लाँ है, कैराटिन ट्रीटमेंट है, क्या आप लोग करते हैं, उसके चार्जेस क्या हैं। वो भी आपसे कम्युनिकेट ही कर रहा है, लेकिन अब उसका पर्पज़ क्या है, इंक्वायर करना। कितना अरसा स्टे करेगा, कोई नंबर ऑफ वॉशेस, वट एवर जो वो आपसे सवाल जवाब करेगा वो इंक्वायरी है। नेक्स्ट है किसी को आपने, अब नेक्स्ट है हमारे पास परसुएट, यानी कि किसी पे अपना असर छोड़ना। अब आप उससे बात करते हैं, आप उसको कोई मैसेज दे रहे हैं या उसका कोई काम कर रहे हैं, उसको कोई चीज़ समझा रहे हैं और वो आपकी बात से इम्प्रेस हो जाता है, आपसे मुतासिर हो जाता है, तो इट्स मीन कि वो आपकी कम्युनिकेशन का मकसद था उसको मुतासिर करना। उससे अगला आपके पास है इंस्पायर। कोई आपका
कुलीग है या आपका कोई वर्कर है या आपका कोई क्लाइंट है जो रेगुलर आपके पास आता है, आपको फील हो रहा है कि वो डाउन है, इसमें वो पहले वाली बात नहीं है। आप उससे पूछते हैं कि मसला क्या है, आप उसको इनकरेज करते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऐसे तो होता है, उसके साथ भी हुआ था, आप ऐसे करें ऐसे करें। दिस मीन आपने उसको इनकरेज किया। अब आपका मकसद ये होगा। और लास्ट हमारे पास होता है कनेक्ट, नेटवर्किंग के लिए, एक ताल्लुक़ बनाने के लिए। कोई वेरी फर्स्ट टाइम आया, आप किसी से मिलते हो, आप उससे बातचीत करते हो, नंबर वगैरह एक्सचेंज करते हो, तो ये हो गया कनेक्शन बिल्डिंग का। तो बेसिकली किसी भी कम्युनिकेशन में जो बातचीत हो रही है उसके ये पर्पज़ है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे हम इस वक्त, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम इस वक्त जो कम्युनिकेट कर रहे हैं ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? आपके पास सामने सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ये इन्फॉर्म है, इंक्वायर है, परसुएड है, इंस्पायर है या कनेक्ट है? इंस्पायर बेबी आएगा। क्लियर हो गया? नाउ अब क्वेश्चन देखो, अब ये मैंने आप सबसे आंसर्स लेने हैं। मेरा पहला सवाल ये है, एक मैनेजर है, जैसे कि आपके सैलून का कोई इंचार्ज होता है या आपके सैलून का कोई ऑनर होता है, वो आपको किसी प्रोजेक्ट पे अपडेट दे रहा है कि ये काम करना है, ये नया ट्रीटमेंट हम लेकर आए हैं, अब ये हमारे पास आ गया है। वो कौन सी कैटेगरी होगी? इन्फॉर्म करना। एक कस्टमर आया है और वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कह रहा है कि मुझे काम पसंद नहीं आया आपका, बेशक आपने मेरे बाल डाई कर दिए लेकिन मेरे बाल जो है वो डैमेज हो गए, मुझे कंपनसेट करें, चाहे रिफ़ंड करें, कंपनसेट करें या इसके बदले मेरा कोई हेयर ट्रीटमेंट करें, मेरे बाल डैमेज हो गए, ठीक करें। ये क्या होगा? ये, या मुझे कुछ बताएं कि मेरे पैसे मुझे कैसे वापस मिलेंगे। वो आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या होगा ये? इंक्वायर। वेरी गुड। इसका मतलब है कि टैलेंटेड लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे, बोलना है आप लोगों ने। एक लीडर है, उसने एक मोटिवेशनल स्पीच की है आपके पास, जैसे कासिम अली शाह साहब करते हैं, तो क्या उसका क्या मकसद होगा? कौन सी कैटेगरी में आएगा? इंस्पायर में आएगा। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को कंफर्ट किया, किसी मसले में उसको कंसोल किया कि यार कुछ नहीं होता, कौन सी कैटेगरी आएगी? कनेक्ट वाली। वेरी गुड। नाउ तो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है? ये आपका टाइम बचाती है, आप कोऑर्डिनेट करते हो लोगों के साथ, मिलजुल कर काम करना सीखते हो, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपको क्लियर समझ आ जाती हैं, आपकी लिसनिंग स्पीकिंग सारी जो है वो बेसिकली बेहतर होती है, आप लोगों को कन्वेंस करते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, आपके अंदर बात करने का बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बैरियर्स भी हैं, रुकावटें भी हैं। वो रुकावटें क्या हैं? वो हमने खुद हटानी है। आपको अगर वो रुकावटें पता होंगी तो ही आप उनको हटा पाएंगे। जैसे ज़्यादा शोर, अगर एक कमरे में बहुत ज़्यादा नॉइस है कि कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही, तो फिर हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आपके पास मीडियम इनअप्रोप्रिएट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कमरा बहुत बड़ा होता और माइक भी ना होता, लोग भी ज़्यादा होते, तो ये मीडियम इनअप्रोप्रिएट था। लेकिन अब क्योंकि कमरा लिमिटेड है, लिमिटेड लोग हैं, आवाज़ भी आ रही है, माइक भी आ रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अब आपके लिए ये अवेलेबिलिटी होगी, तो इट्स मीन कि ये मीडियम अब हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप इसको रिफ्लेक्ट कर लोगे दोबारा, जो भी आपको किसी भी चैनल से। मिसकंसेप्शन और अजम्पशंस। मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं? मिसकंसेप्शंस और अजम्पशंस ये होती हैं जो हम खुद से मतलब अखज़ कर लेते हैं। उसने ये कहा है, हो सकता है उसका मतलब ये हो सकता ही नहीं है। जब तक कोई बात क्लियर नहीं हुई, इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्म मोड में नहीं आई, तब तक हमने एज्यूम नहीं करना। नेक्स्ट, इमोशन। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को मैंने बीच में इंक्लूड किया है कि जब हमने कम्युनिकेट करना है तो हमने उन 5 पर्पसेस को ज़हन में रखना है कि इन्फॉर्म है, इंक्वायर है, आपका परसुएड है, इन्फ्लुएंस है या आपका कनेक्ट है। हमने अपनी इमोशनल, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स के ऊपर फैसला नहीं करना। क्लियर हो गई? नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज डिफरेंस। देखो, अगर मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, वो ज़ुबान इस्तेमाल करूं जो ज़ुबान का आपको पता ही नहीं है, लेट्स सपोज मैं चाइनीज़ बोल रही हूँ, सिर्फ आप पे ये इंप्रेशन डालने के लिए कि मुझे बड़ी अच्छी चाइनीज़ आती है, ये मुझे बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन अगर मेरे लिसनर को ही वो लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो मेरी उस इंग्लिश का
या मेरी उस लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं है। लैंग्वेज बैरियर कभी भी नहीं लेकर आना। मैंने आपसे पहली बात की है कि आपने खामोश लैंग्वेज बैरियर के लिए नहीं रहना। आपको मेरी बात समझ नहीं आई, मैंने आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले बताया है कि आप मुझे स्टॉप करें, मुझे कि इसको आसान लफ्ज़ों में समझाएं, मुझसे बार बार पूछें। लैंग्वेज बैरियर किसी भी कम्युनिकेशन का जो मकसद होता है उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देती है। सो लैंग्वेज बैरियर आपने कभी भी नहीं रखना। नेक्स्ट, पुअर लिसनिंग स्किल्स। नाउ लिसनिंग को अफेक्टिव बनाएं। मैंने आपको बताया कि लिसनिंग मेंटल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसने आपके लिए बेसिकली एक फोकस को मेंटेन रखना है। लिसनिंग फोकस मांगती है, अटेंशन मांगती है, तो इसके लिए बेसिकली आपने लिसनिंग को इम्प्रूव करना है। जब भी कोशिश करें आप किसी से बात करें तो उसकी ही बात पर फोकस करें। उस वक्त ये आपके माइंड में क्या चल रहा है, अच्छा मैंने उस क्लाइंट को टाइम दिया था, ये वो, उस फॉर इंस्टेंस उसको छोड़ दें। व्हेनेवर आप किसी से बात कर रहे हैं किसी भी मकसद के लिए कि आपने उससे कोई रिजल्ट लेना है, तो आप फिर कम्युनिकेशन को फोकस्ड ही रखें। डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस वैसे तो सैलून वगैरह की इन्वायरमेंट में इतनी नहीं होती, लेकिन ये थोड़ी बहुत हो सकती है कि आप एक काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा आपको आकर कह दे कि मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ या मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो ज़रा मेरे क्लाइंट को देख लेना, उसका टाइम ओवर हो गया हुआ है, उसका वॉश करवा देना एंड ऑल डैट। ये एक डिस्ट्रैक्शन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आपकी इन्वायरमेंट में इतनी नहीं है। बाकी दूसरी जो हमारी इन्वायरमेंट्स होती हैं उसमें ज़्यादा होती हैं, यानी कि ऐसी जिससे क्लाइंट का या आपका ध्यान हटकर बाहर की चीज़ पर चला जाए, तो आप लोगों की ज़रा कम होती हैं। कल्चरल डिफरेंस कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ख़ासकर आपकी इन्वायरमेंट में भी आ जाते हैं। जैसे कि दूसरे कल्चर का लोग कोई आपके पास आ जाए, मतलब दूसरे प्रोविंस से आ जाए, या उसमें कल्चरल डिफरेंस भी मैटर करता है, जिसकी वजह से वो बात बोल रहे होते हैं लेकिन एक्सेंट का फ़र्क होता है। तो ये भी कुछ रुकावटें होती हैं जो कि हमें एक्टिव लिसनिंग में जो है प्रॉब्लम करती हैं। नाउ कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रीटिंग बेसिकली अब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमने उसको ग्रीट करना होता है, और ऑब्वियसली ग्रीटिंग का मकसद ये होता है कि ग्रीटिंग बेसिकली शो करती है कि हम सामने वाले को इज़्ज़त दे रहे हैं। ये शो करती है कि जो सामने वाला हमारा क्लाइंट है या कोई भी बंदा हमारे पास आया है, हमारे लिए वो रिस्पेक्टेबल है और हम उसको दे रहे हैं रिस्पेक्ट। आपके सैलून में भी या किसी में भी सैलून में एक रिसेप्शन तो होता है ना, हमारा फ्रंट डेस्क होता है जिसमें हमने सबसे प्लेजेंट पर्सन बिठाया होता है। अगर उस बंदे में कोई स्किल नहीं भी होता ना, हमारे जितने भी स्किल्ड वर्कर होते हैं वो हमने अंदर रखे होते हैं, हर सेगमेंट के लिए हमारे अलहदा होते हैं, लेकिन जो हमारा कह लें कि सबसे स्माइलिंग फेस होता है हम उसको चुन के बिठाते हैं रिसेप्शन पे। क्यों? क्योंकि ग्रीटिंग के लिए आई कांटेक्ट, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ग्रीटिंग ने ये मैसेज देना है सामने से आने वाले को कि ये मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये मुझे वेलकम कर रहे हैं। तो ग्रीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अगर आप ग्रीटिंग में जाएंगे तो जब आपके पास भी कोई क्लाइंट आ जाता है तो आपने भी उसको ग्रीट करना है। ग्रीटिंग हमेशा एक पॉजिटिव जेस्चर करवाता है। अब ग्रीटिंग के लिए मैंने 5 केसेस लिए हैं। 5 केसेस से मुराद ये है कि मैंने एक ऐसा क्लाइंट लिया है जो कि बहुत शाय है, शर्मीला है। शर्मीले लोग आते हैं, बहुत आते हैं। अब शर्मीले लोग वो होते हैं जो नॉर्मली आप कह लें कि या तो पहली दफ़ा आएंगे, और कैसे पता चलता है कि वो शर्मीले हैं? वो आई कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। अभी ऐसे जो शर्मीले लोग आ रहे हैं और थोड़े बहुत नर्वस हैं, जिनको खुद भी नहीं पता, तो उनको हमने ग्रीट कैसे करना है? आपने उनको वेलकम करना है। वेलकम के लिए मैंने तो एक जर्नल स्टेटमेंट लिखी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई एक मुझे वेलकम करके दिखाएगा किस तरह वेलकम करते हैं? लेट्स सपोज आप रुक जाएं, मोबाइल जिसने पकड़ा हुआ है आ जाए। आपसे मैंने ये सवाल करना है, आपके पास एक शर्मीला बंदा आया है, ठीक है। अब आपने उसके आपको हमने आप क्या करते हो सैलून में? क्या करते हो? हेयर कट वगैरह करते हैं। अब आपने उसका हेयर कट करना है, आपके पास आया हेयर कट के लिए, ठीक है। आपको जो भी आपके रिसेप्शन से वो उन्होंने आपको दे दिए। सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली हमारे स्मार्ट कट में ये रूल है कि डायरेक्ट आर्टिस्ट ना क्लाइंट डील नहीं करता। ये मैनेजर्स बैठे हैं, इनके पास कस्टमर आता है, ये कस्टमर डील कर रहे होते हैं। इनसे अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो वो ज्यादा नहीं, उनसे भी करेंगे। पहले मैनेज करके इन्होंने
इसको इनको दे दिया इन्होंने है, इन तक टर्न तक दे दिया। अब पहले इनसे कि अब कुर्सी पे तो इन्होंने बिठाना है ना उनको, हाँ, बिठाना है। कुर्सी से बिठाते हुए कुछ तो ये सलाम दुआ करेंगे ना उससे, हाँ, बिल्कुल, इनसे भी बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, आ गया। इनके पास भी मैं भी आती हूँ। अब आपके पास क्लाइंट आ गया, ठीक है, आपको मैनेजर ने सब कुछ पूछ के वट करके उसकी रिक्वायरमेंट बता के दे दिया, अब आपके पास आ गए। ऑब्वियसली अगर मैं भी कहीं जाऊंगी, मुझे आपने बहुत अच्छा डील किया है, आपने मुझे कर दिया है, अगर मैंने जिससे सर्विस लेनी है वो 2 या इवन 2 मिनट भी मुझे खड़ा रखेंगी या इधर उधर करेंगी, कहेंगी इधर बैठ जाएं, ऐसे करें, तो जाहिर बात है मैं मैनेजर की सारी एफर्ट्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मैंने तो ट्रीटमेंट उससे लेना है या जो भी करना है उससे लेना है। तो अब मुझे बताएं, आपके पास वो पर्सन आया है शायसा, अब आप उसको कैसे करोगे? बट क्या कह के बिठाओगे? हाँ, क्या कह के बिठाओगे? जो आप कहोगे आपने मुझे वो बताना है, हमें ये पूरा यकीन है आप उसको बहुत अच्छा ट्रीट करोगे, लेकिन क्या कहोगे वो बताओ। वेलकम करो, करो, कैसे करोगे वो बताओ। समझ लो मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आई हूँ। वालेकुम सलाम। वो आपको ये बताएंगे? नहीं, वो नीचे डील दे रहा होगा, हेयर कट करवाना है, हेयर कट करवाना है। उसके बाद फिर वहाँ पे हेयर कट शुरू करते हैं। चलें बैठ जाएं। अब आप मुझे बताएं, आपके बैठ के बताएं, आपके पास एक शाय कस्टमर आया है, शाय क्लाइंट आया है, अब आप कैसे ट्रीट करेंगे उसको? आप मैनेजर हैं, आप रिसेप्शन पे होंगे, व्हाटएवर, आप कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले उनसे सलाम बोलेंगे, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि क्या आप डील लेना चाह रहे हैं। उसके बाद डील जो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम आर्टिस्ट के पास भेजेंगे, आर्टिस्ट को बुला के उनको बोलेंगे कि ये इनका ये काम करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक लिख लिया हुआ है, अब आप इसको बेशक उर्दू में कम्युनिकेट हम कर लेंगे, जैसे कि जी वेलकम टू स्मार्ट कट सैलॉन, यही आपके सैलॉन का नाम है, मुझे यही समझ आया था, ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई है, आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ पर आए हैं। आप अपना टाइम लीजिए और मुझे बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर आपसे वो कंफ्यूज्ड है, आप उसको कोई बुकलेट दिखाएंगे, कोई जिसमें आपने हेयर कट्स वगैरह रखे, कैटलॉग्स वगैरह जो होती हैं वो दिखाएंगे, या उससे पूछेंगे। अगर वो उसमें भी मुतमईन नहीं हो रहा तो ठीक है, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो, अगर बिल्कुल ही शाय नहीं बता रहा तो आप उसको क्या कहेंगे कि कोई मोबाइल से अपनी पिक्चर दिखा दें। तो बेसिकली जो शाय क्लाइंट्स होते हैं वो बेसिकली जब शुरू में शाय होंगे ना, तो आखिर में जब जाएंगे तो वो डिससेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि वो अपनी कम्युनिकेशन खुद नहीं क्लियर कर पा रहे होते। तो आपने उनके साथ जो बेहतर काम करना है, सबसे पहले तो आपने उनको कह लें कि मोस्ट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देनी है, कि जैसे सैलॉन तो है वो आपका ताबेदार है, बस ये देनी है आपने। उसके लिए आपको जो लैंग्वेज ईजी लगती है, इंग्लिश है, उर्दू है। अब आपका सैलॉन किस इलाके में है, ठीक है, जिस भी विसिनिटी में है, ये कुछ चीज़ें विसिनिटी टू विसिनिटी यानी कि इलाका टू इलाका भी मैटर करती हैं। अब अगर मेरा एक इलाका है, देखो एक सैलॉन है, लेट सपोज अगर मैं बात करती हूँ एक सैलॉन की, सैलॉन अगर आप सब ने नाम सुना होगा मुसरत मिसबा का। अब मुसरत मिसबा की एक ब्रांच इकबाल टाउन में भी है, एक गुलबर्ग में भी है। अब गुलबर्ग अभी ऑल द वे, आई एम अ रेजिडेंस ऑफ इलामा इकबाल टाउन, लेकिन मैं ऑल द वे गुलबर्ग जाऊंगी कोई काम करने के लिए। क्यों? इलाके से सर्विस मैटर करती है, क्योंकि उधर उस किस्म का क्लाइंट आता है। अब आप, ये नहीं है कि ये रूल आपने सब पे एक ही आजमाना है। अब कोई 2 एग्जाम्पल्स बताएं मुझे जहां वो इलाके की जहां पर आपका सैलॉन है, ताकि मैं इसको फर्दर क्लियर करूं। हमारे लाहौर में वैसे 13 ब्रांचेस हैं। कोई इलाका बता दें, कोई से दो। टाउन में है, मॉल टाउन में किस जगह पे? क्योंकि मॉल टाउन में अगर लिंक रोड का इलाका अलग होगा, लिंक रोड के अंदर जाएंगे तो अलग होगा। लिंक रोड पे है, मेट्रो के बिल्कुल मेट्रो के बिल्कुल, अब चलें ये ठीक हो गया। लेकिन अगर अंदर आप लिंक रोड में वो एक्सटेंशन में डोबी घाट वाली साइड पे चले जाएंगे, वहां तो और किस्म के लोग आएंगे। हाँ, आइडिया है। उस तरह फिर आगे फैसल टाउन में है। अच्छा, अब आप मॉडल टाउन और फैसल टाउन के क्लाइंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क कर सकते हो, हालांकि दोनों इलाके करीब करीब हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मॉडल टाउन में आपको वो क्लास मिलेगी जो कि आपसे बहस पैसों वगैरह पे नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड मिलेगी, क्लियर होगी। अगर वहाँ कोई शाय बंदा भी आएगा तो वो कोई ना कोई, आप उसको पिक्चर दिखाओगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन जब आप फैसल टाउन वाली साइड पे जाओगे तो फैसल वाला टाउन वाली साइड पे जब वहाँ से लोग आएंगे तो वहाँ बेसिकली एक तो वो आपको पैसों में भी तंग करेंगे। अब यहाँ पे दोनों केसेस में जब आपने कम्युनिकेट करना है तो आपकी कम्युनिकेशन पॉलिसी में डिफरेंस होना चाहिए। मॉल टाउन वाले लोग वो होंगे जहाँ पर आप उनको इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो आपसे बेसिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन जब आप फैसल टाउन वाले इलाके में जाओगे तो वहाँ पर आपको बेसिकली वो जो परसुएशन वाला मोड था ना, कन्विंस करने वाला, वहाँ पर आपको वो मोड करना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको इलाका टू इलाका ये चीज़ मैटर करेगी।
क्लियर हो गई ये चीज़। इसी तरीके से अब आप उसको वेलकम करोगे कि वेलकम टू माय सैलून या वेलकम टू जो भी आपका नाम है स्मार्ट कट, हमें बहुत खुशी हुई है कि आप आएँ, तो बताइए मुझे हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। मदद करने के बाद वो बताएगा, उनसे पैसों वगैरह की डील करके वो आपके पास आ गया। अब आपने उसको सेटिस्फाई करना है कि आप कैसा बेसिकली कट चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ ना, हालांकि मैंने वो सैलून नहीं छोड़ना, एक बात ये याद रखिएगा कि अगर वो बंदा बार बार आपके पास आ रहा है तो ये बात 100% है कि वो सैलून नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं आपके सैलून से, आपके स्टाफ से सेटिस्फाइड है। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरी हर दफ़ा उससे एक ही बात पे बहस होती है कि भाई मैंने तुम्हें कटिंग करने के लिए कहा था, मैंने कहा था कटिंग करो, लेंथ कम ना करो। अब इस चीज़ पे होती है। अच्छा, अब वो हाथ टू हाथ भी वेरी करता है, ठीक है। तो अब आपने उनसे वो जो मैसेज है ना वो आपने क्लियर लेना है, उनको बताना है कि आप कट रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, नया स्टाइल करना चाह रहे हैं। अब उसमें जैसे कि वो मुझे बता देती होती है कि जब हम चेंज करेंगे तो इतनी इतनी चीज़ें कट जाएंगी, तो ये क्लियरेंस उसको बतानी है। जब ये क्लियर आप बातें करेंगे तो शायद क्लाइंट तभी आपका सेटिस्फाई होगा, और एंड में जब जाएगा तो वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा। ऑल्दो अगर वो डिससेटिस्फाई भी गया है तो उसने नेक्स्ट टाइम आना आपके पास ही है, लेकिन उस डिससेटिस्फाई का नुकसान क्या होगा? हम ये भी कह सकते हैं कि जब इधर ही आ रहा है तो नुकसान तो नहीं हुआ, नहीं, उसका नुकसान ये होगा कि जैसे कि मैं अब आपको बता रही हूँ कि जाना मैंने उधर ही है, लेकिन मैंने अब यहाँ पर एक बात कही है कि मैं डिससेटिस्फाइड तो हूँ ना कहीं, वो वर्ड ऑफ माउथ आपका ख़राब होगा। वो जो आपका रिव्यू था जो 80, 90, 100% पे था, इस एक बात से वो नीचे गिरेगा। तो सिर्फ क्लाइंट रिटेन नहीं करना, क्लाइंट को पॉजिटिव नोट पे रिटेन करना है। ठीक हो गया। अगली एग्जांपल मैंने ली है, एक ऐसा क्लाइंट जो बहुत ज़्यादा बोलता है। कोई ऐसा क्लाइंट आता है? बहुत आते हैं, है ना, कि साथ वाले कस्टमर्स भी तंग आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे जो क्लाइंट हमारे पास आएंगे, वो नॉर्मली उनकी पहचान ये होती है कि वो अंदर आते ही बड़े खुशगवार मूड में होते हैं और बैठने से पहले, काम करने से पहले ही बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब आपने उनको बताना है, बड़े आराम से कहना है, जो भी उसका नाम है, ABC, ठीक है। मेरे बस ऐसे ही एक लेडी मिसेस खान बना दी थी, तो मैंने उनको कहा कि जी जो भी आप वेलकम करना है, अस्सलाम वालेकुम करना है, हेलो करना है, जो भी आपकी पॉलिसी है वो करने के बाद कि अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, आप हमेशा आती हैं, आप में बड़ी एनर्जी होती है, आप में इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे होती है? पहले तो हमें ये बताएं, इससे पहले कि वो, क्योंकि वो चाह ये रही होती हैं चैटी लोग कि मेरी एनर्जी, मेरी पॉजिटिविटी पे बात की जाए। ठीक है। तो जल्दी से बैठ जाएं, काम शुरू करते हैं, साथ साथ मुझे जो है ना वो अपनी स्टोरी सुनाते जाएं, इससे पहले कि वो 5-6 मिनट खड़े होकर स्टोरी सुनाएं, क्योंकि हमारा टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। कुछ कस्टमर होते हैं जो बातों से मुतमिन होते हैं, कुछ काम से होते हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो बातों वाला है। इसको काम तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन मसला ये है कि अगर कोई ख़ासकर जो टीचर्स हज़रात होते हैं ना, उनको शौक़ होता है कि बातें कर ली जाएं, तो उसके साथ उसका तरीका ये होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, काम साथ साथ करते जाएं, लेकिन क्योंकि उनको एक प्रॉब्लम होती है सारा दिन बोलने की, वो बोले बगैर रह नहीं सकते। ठीक है। तो उसके लिए बस थोड़ी सी आपने उनको कहना है कि थोड़ा सा उनको ना अप करना है कि हम तो खुद इंतज़ार कर रहे थे, आप इतने दिनों बाद आए, हम तो खुद आपकी स्टोरी सुनना चाहते थे। आप यकीन करें वो बड़ा हैप्पी जाएगा। अब इसका क्या होगा, इसकी फील ये जाएगी कि उसको लगेगा कि मुझे कोई सुनने वाला है और कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था। अगली बार आपको रिमाइंडर कॉल नहीं देनी पड़ेगी कि आप 2 महीने बाद आए हैं, कि आप 3 महीने बाद आए हैं, वो टाइम पे खुद आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर जिनके लिए जाता है। अब देखें, अब मेरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं डिससेटिस्फाइड भी हूँ ना, उसने मुझे महीने में 1 दफ़ा टेक्स्ट ज़रूर करना है कि महीना हो गया, अब आप आ जाएं इस काम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरा इंतज़ार कर रही है, हालांकि इंतज़ार वो मेरा नहीं कर रही होती, उसने अच्छा खासा बिल बनाना होता है। ठीक है। इंतज़ार वो उसका कर रही होती है, ठीक है, बिल का कर रही है, ठीक है। लेकिन उससे चीज़ें क्या होता है कि चलो एटलीस्ट हमें फ़ील होती है कि मैं नई जगह पर जाऊँगी, उसको सब कुछ पता होगा। अब इसको मेरी नेचर का पता है कि मुझे ये चीज़ इस तरह की पसंद है, या ये चीज़ में मैं कंफर्टेबल होती हूँ। चलो मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं उसको कह देती हूँ कि सुबह मैं अर्ली आ जाऊँगी, तो उसका अगर 10 बजे वो या 12 बजे वो खोलती है तो उस वक्त खाली होता है, वो अपनी लड़कियों को फ़ोन कर देती है। तो 100 चीज़ें होती हैं जो कि कस्टमर सोच के निकलता है। ठीक है। कि एटलीस्ट चलो रश नहीं, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि मैं रश से पहले चला जाऊँ। ये 100 चीज़ें होती हैं जो कस्टमर के ज़हन में चल रही होती हैं। एक क्लाइंट होता है डिससेटिस्फाइड। ओह, ये वो वाला क्लाइंट है कि इसकी शक्ल ही बता देगी कि मैं अब और कहीं नहीं जा सकता, लेकिन मैं पिछली दफ़ा से कुछ खुश
नहीं हूँ। अच्छा, अगर आपने नोट किया तो मेरे साथ इमोशंस भी लगाई हुई हैं, आप देख रहे हो, जी जी ठीक है। इसमें ही देखो, अब मसला ये है कि ये डिससेटिस्फाइड किसी भी वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सर्विस की वजह से ही हो। अब इधर ना एक एस्थेटिक सेंटर है, आई ऑलवेज विजिट देयर, मुझे उनकी काम वगैरह बहुत पसंद है, मैं कुछ 2-1 महीने में उधर लाजमी जाती हूँ। लेकिन पिछली 2 दफ़ा से ऐसा हो रहा था कि बहुत जो टाइम वही अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वही वो टाइम देते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट पे जाने के बावजूद मैं अगर लेट सपोज अगर मेरी 7 बजे अपॉइंटमेंट है और मैं 6:50 या 6:55 पे भी गई हूँ, तो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो 7:45-8 बजे शुरू हुआ है। अब एक्चुअली जाना मैंने वहीं है, लेकिन मेरी डिसअपॉइंटमेंट क्या है, जिसने मुझे एक दफ़ा शो डालने पे और वहाँ सारे कस्टमर्स की मौजूदगी में एक शो लगाने पे मजबूर किया, वो मेरा टाइम था, जो कि मैंने 45-50 मिनट वेट किया। तो कोशिश करें कि आप अगर कोई ज़्यादा बुकिंग्स भी आपके पास आ गई हैं तो उस दिन के लिए टेम्परेरली अपना कोई काम या कोई एक्स्ट्रा हेल्प एक दिन के लिए ले लो। कस्टमर को ख़ासकर आज के दौर में जहाँ टाइम शॉर्ट है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है, अगर वेट करना पड़ेगा ना तो वो डिससेटिस्फाइड ज़्यादा होगा। उसको शायद सर्विस उतना मुतासिर ना करे जितना वो वेट आपको तंग करता है, क्योंकि फिर सड़क पे ट्रैफिक हो जाती है, फिर दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, ये सारे मसले जो है ना वो आपके उनसे मसले मसाइल आपके शुरू हो जाते हैं। ऑप्शंस भी कस्टमर के लिए ज़्यादा हो गई हैं, एस्थेटिक ज़्यादा है, सैलून ज़्यादा नहीं, है। एस्थेटिक ज़्यादा है, सैलॉन्स भी ज़्यादा हैं, उनके हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो उस तंग होने के बावजूद आपके पास आ रहा है ना, तो हमें ये चीज़ एडमिट करनी चाहिए, बीइंग अ ऑनर, बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, के हमारे में एक चीज़ कुछ बेहतर है तो वो आ रहा है। लेकिन हमें देखें, अगर हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनको ज़्यादा वेट करवाना शुरू कर देंगे ना, तो 2 दफ़ा वो आ जाएगा आपके पास, तीसरी दफ़ा वो आपको क्विट कर जाएगा। कस्टमर सर्विस के साथ साथ अगर सर्विस गंदी भी थोड़ी सी हो गई है ना, वो शायद उस पर गुजारा कर लेगा। बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, क्योंकि आप सब लोग तो एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे देख रहे हो, शायद अगर एक दफ़ा काम गंदा हो गया ना, तो मैं उस चीज़ को अगली दफ़ा आकर आपको कह दूँगी कि यार मुझे ये काम पसंद नहीं आया था, या एक वॉइस नोट कर दूँगी, कॉल कर दूँगी, मुझे पसंद नहीं आया था। लेकिन जो बिहेवियर होगा ना आपका, मैं उसकी वजह से तो फिर कभी भी नहीं आऊँगी। काम अगर आपने थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, देखो वो ह्यूमन एरर है, हो जाता है समटाइम्स। कोई चीज़ आपका पेडिक्योर मैनिक्योर की आपकी शेप सही नहीं बनी, कुछ हो गया है, ओवर टाइम हो गया, आपके डाई का कलर सही नहीं हुआ, कवरेज नहीं हुई, ग्रे कवरेज, मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगी। क्यों? वो अगर आपका पुराने आने वाला सैलून है ना, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम कंपनसेट भी कर देता है। जैसे मेरी वाली है, वो कहेगी अच्छा मैम कोई बात नहीं, वो मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम दे दूँगी, आप आ जाएँ, वो मैं मैनेज कर लूँगी, ठीक है। या उसके साथ कोई मुझे ट्रीटमेंट दे देगी, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, वो काम। लेकिन अगर उसके स्टाफ का बिहेवियर नहीं होगा ना, मैं तो स्ट्रेट अवे कहूँगी कि ना तो मैंने इस बंदे से काम नहीं करवाना, ठीक है, या इसको बदलो। उसकी बॉडी लैंग्वेज, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हम बीइंग ना, पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा था, मेरी तो उनसे कोई बात भी नहीं हुई थी। हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम दूसरा बंदा एज अ क्लाइंट शर्मिंदा हो रहा होता है। तो आप आगे, मैं बॉडी लैंग्वेज पे भी आपके साथ आऊँगी कि आपने बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंफर्टेबल रखनी है। अब अगर आप ऐसे करके बैठ कर ऐसे ऐसे देख रहे हो तो उसका क्या मैसेज आएगा कि ये तो मुझे जज कर रहा है। अगर वही आप उसके साथ काम कर रहे हो, उसके साथ स्माइल उसको देकर उसको देख रहे हो, तो उसका एक्सप्रेशन और होगा। हमेशा याद रखिएगा, क्लाइंट शायद सर्विस को इग्नोर कर दे 1-2 दफ़ा के लिए, लेकिन वेट, फिर वो मजबूर होता है उस जगह को छोड़ने को। क्लाइंट के लिए दूसरा सैलून या एस्थेटिक सेंटर ट्राई करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड होता है, हाथ सेट होता है, लेकिन वो क्विट कभी भी सर्विस की वजह से नहीं करता, वो उस बिहेवियर या वेट की वजह से करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बेसिकली उसके पास्ट एक्सपीरियंस को कवर करना है। अब जैसे मैंने बताया कि मैं डिससेटिस्फाइड थी एक ट्रीटमेंट से कुछ 6 महीने पहले, मैंने उसको कॉल की, उसको मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा से जाने वाली हूँ, मैं जाती हूँ, एक मेरा उससे कम्युनिकेशन अच्छी बनी हुई है, उसने मुझे लिसन किया। जब उसने मुझे लिसन किया ना, मेरी आधी मुश्किल तो वहीं ख़त्म हो गई।
कंपनसेट वो बेशक बाद में करती, एटलीस्ट उसने लिसन किया, मुझे ये फील आ गई कि उसने अपनी गलती मानी है। हालांकि उसने ये नहीं कहा था गलती हमसे हुई है, उसने सिर्फ मुझे सुना तसल्ली से, ठीक हो गया। उसने मुझे कहा आप आए हम देखते हैं। इसी से मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि भाई मैं फ़ौरन तो नहीं जाऊंगी ना, आज के दौर में कोई इतना कह लें कि फारिग है कि वो 5 मिनट बाद आ जाए। कोई 1 दिन में या 2 दिन में मैं उसके पास गई, उसने कहा बस इतनी सी बात है। उसने लड़की को बुलाया, उसने कहा ये कर दो इनका जल्दी से और ये कर दो, मेरा काम ख़त्म हो गया। बात देखो, लिसन से ही मेरा मूड ठीक हो गया। लेकिन अगर वो आगे से मुझे कहती कि नहीं अब तो वो पहले वाली बात नहीं है, अब वो कंडीशन नहीं है, जो कि एक नॉर्मली लेडीज सैलून में या इधर उधर प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि जब आपकी स्किन में या आपके हेयर में वो बात नहीं है, तो मैं कहती भाई तुम भाड़ में जाओ। तो बात क्या है, मान लिया समटाइम्स प्रॉब्लम उधर ही थी, उसकी चीज़ में थी, उसके हेयर में थी, उसकी स्किन में थी, फॉर इंस्टेंस मान लिया। लेकिन जब आप एटलीस्ट एक गुस्से वाले क्लाइंट को या एक डिससेटिस्फाइड क्लाइंट को सुन लोगे ना, एक्टिवली सुन लोगे, उसको ये फील जाएगी कि मुझे सुना गया, वो आधा उसका गुस्सा जो है वो वहीं कम हो जाएगा। अब वो 2 दिन में आए, अब फिर कंपनसेशन इज़ अ नेक्स्ट स्टेप। सेटिस्फेक्शन आपने ज़रूरी है। हाय, ये बड़े मुश्किल क्लाइंट होते हैं, इनडिसाइसिव, वो वाले क्लाइंट जिनको फैसला करना मुश्किल होता है कि हमने क्या करवाना है। ऐसे क्लाइंट आते हैं कटिंग करवाने वाले, ये करवाऊं या वो करवाऊं, मैं कंफ्यूज हूँ। ख़ासकर मेरे ख्याल में केराटिन और रिबॉन्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। किस में आती है, केराटिन करवाएं कि रिबॉन्डिंग करवाएं? लड़के फेशियल करवाते हैं? अच्छा अच्छा, हमने अब नहीं करवाते तो इसलिए अच्छा चलो, फिर क्या प्रॉब्लम आती है आप ही मुझे बताएं, कोई एक जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं। हेयर कट में ना, हेयर कट में तो मैं भी आज तक बड़ी कंफ्यूज हूँ। इन द एंड मैं फिर वही पिक्चर दिखाती हूँ तो मुझे कहती है कि हर दफ़ा आप यही करवाती हैं, कम से कम पिछले 10 साल से। नया क्या कोई एक सिनेरियो बताओ ना कि क्यों कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं ना, वो इंटरनेट की किसी न किसी एक्टिविटी से, किसी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं और वो आगे स्टाइल चेंज करने के लिए बात करते हैं। उस पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो इसको किस तरह से कैरी कर सकते हैं, बिल्ड कैसे करना है, चेंज कैसे करना है। इनडिसाइसिव की ना थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इनडिसाइसिव बंदा वो होता है जिसमें फैसला करने की कमी होती है। अब फैसला करने की जो कमी होगी वो कंफ्यूज होगा। इट्स बेसिकली अ न्यू नेम फॉर कंफ्यूज क्लाइंट कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं। अब इसमें कोई हेयर कट भी हो सकता है, कोई मेकअप भी हो सकता है। अब ऐसे क्लाइंट को हमने मदद करनी है फैसला करने में। अब ये क्लाइंट वो होगा, जैसे कि एक एग्जांपल लिए कि क्लाइंट आपकी हेयर स्टाइल बुक या कैटलॉग जो होती है उसको बार बार देखता जा रहा है। जैसे अगर मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं कि मुझे जब हेयर डाई करवाना होता है ना तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, इन द एंड मुझे जो कलर मैं चाहती हूँ ना वो कभी मेरे बालों पे आ नहीं सकता। नंबर 1, एक तो मैं देख रही होती हूँ, मुझे चाहिए होती है कोई बालों में लाइट टोन, ठीक है, मुझे ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, फिर साथ ही मैं कंफ्यूज होती हूँ कि मैंने कट डाउन नहीं करवाना। फिर तीसरा मेरा मसला होता है ग्रे कवरेज का, वो भी लाइट टोन में बड़ी बुरी लगती है। अच्छा, अब मैं फिर फैसला नहीं कर पाती वो ये डार्क में जाऊँ या लाइट में जाऊँ। फिर वो जो सैलून वाली होती है ना वो मुझे पूरा बताती है कि अगर ये नहीं करना, लाइट में जाएंगे तो उसके लिए कट डाउन होगा, फिर आप कहेंगी बाल डैमेज हो गए। अब ये जो फैसला करने में उसको मदद देनी है ना, दिस इज कॉल्ड इनडिसाइसिव क्लाइंट। एक ऐसा क्लाइंट जो चाहता तो है ये करना लेकिन वो कंफ्यूज है। मैंने आपको अपनी एग्जांपल देकर बताया। अच्छा, अब उसके पीछे लॉजिक्स हो सकती हैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं कि मैं डार्क शेड में क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे अपने हेयर हमेशा से जेट ब्लैक रहे हुए हैं, ठीक है। अब जब वो अल्लाह करके सफ़ेद हुए हैं तो मुझे सख्त नफरत है कि मैं दोबारा काले या ब्राउन बालों में जाऊँ। मैं चाहूँगी अब तो मैं कोई लाइट शेड में जाऊँ। इसके पीछे भी लॉजिक होती है। अब आपने उसको किसी तरीके से डील करना है। एक ऐसा क्लाइंट जिसके पास उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, करना वो कुछ चाहता है लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। मे बी उसकी हेयर क्वालिटी की प्रॉब्लम है,
मे बी उसकी लेंथ इशू है, बाल ग्रो नहीं होते, मे बी उसके कुछ केमिकल इश्यूज़ हैं कि मैंने ये केमिकल नहीं लगवाना। एक ऐसा क्लाइंट जिसको हमने मदद करनी है, अब उसको आपने क्या करना है, उसको आपने सारे डूज एंड डोंट खुल के बताने हैं। हम नॉर्मली क्लाइंट को ये नहीं बताते कि हम, और बताना चाहिए भी नहीं क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट तरह नहीं होता कि हम इसका ये आफ्टर इफेक्ट्स हो सकता है या ये हो सकता है। तो ऐसा क्लाइंट जिसको आप फैसला करने में मुश्किल हो रही है, उसको थोड़ी सी चीज़ें अगर आप खुल के बता देंगे तो अगर वो डिससेटिस्फाई होगा रिजल्ट के बाद, तो हम उसको ये बात कर सकते हैं कि भाई फैसला आपने खुद किया था, मैंने आपको बता दिया था कि इसका कलर डार्क आएगा। अब अगर ज़्यादा डार्क है तो आप मुझे नहीं कह सकती क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था। क्लियर हो गया? यहाँ पे भी जो भी आपकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो आपने उसको खुल के बतानी है, लेकिन लैंग्वेज पोलाइट इस्तेमाल करनी है। पोलाइट लैंग्वेज का मतलब है उसमें कीड़े नहीं निकालने। ये नहीं कहना कि भाई प्रॉब्लम ही है, आपका बाल ही इतना मोटा है तो मैं क्या करूं। आप कहें आपके थिक हेयर हैं जिसकी वजह से ना उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो कलर डार्क हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि फुल कवरेज करेंगे तो ये मसला है, लाइट करेंगे तो ये। अब आप मुझे बता दें कि आपने किस पे जाना है, या जो भी मिक्सिंग की या जो ग्लॉसिंग की जो भी टेक्निक्स होती हैं वो आप उसको खुल के बताएं ताकि वो आपके साथ डिसीजन प्रॉपर कर ले। उसको बता, इससे क्या होगा कि वो फिर जब आपसे काम करवाएगा, अगर रिज़ल्ट उसका अप टू द मार्क या उसने जो ज़हन में सोचा हुआ है उसके मुताबिक अगर नहीं आएगा तो वो आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि फिर ये इनडिसाइसिव क्लाइंट और शाय क्लाइंट ही आगे जाके डिससेटिस्फाइड में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। रश्ड क्लाइंट, ये रश्ड क्लाइंट वो वाले क्लाइंट होते हैं जो कि वॉक इन क्लाइंट्स होते हैं। वॉक इन क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं। वॉक इन क्लाइंट्स वो वाले होते हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि बस ये अपने आप को शो करते हैं कि जी हम बड़े बिज़ी हैं, हम बहुत बिज़ी हैं, तो हमें तो बस आज जो है ना वो फ़ौरन हमें काम कर दें, बस जल्दी कर दें। कितने क्लाइंट ऐसे आते हैं? हाँ, ठीक है जी। अब उसको स्ट्रेट अवे बताएं, उसको वेलकम करें, उसको कहें थैंक यू सो मच आप आए, आपने हमें जो है वो अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बताएंगे कि थोड़ा सा हम आपका काम करना हमें अगर आपको जल्दी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको विदाउट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आपका काम करें। यहाँ उसको क्लियर बता देंगे अगर इतनी जल्दी है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप उसको मैसेज जाएगा कि आपने उसकी अर्जेंसी, जितनी उसको जल्दी है उसको एक्नॉलेज तो की है, लेकिन साथ ही आपने उसको बता दिया है कि आप हमारे लिए बर्डन नहीं है, लेकिन अगर आप इतना शोर डालेंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा। अब अगली चीज़ होती है एक्टिव लिसनिंग। ये तो बातचीत हो गई। एक्टिव लिसनिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि अगले बंदे को पूरी अटेंशन देना, कोई चीज़ जो है वो आपने एज्यूम नहीं करनी। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आपने ऐसे सर हिला दिया तो ये भी आपकी एक्टिव लिसनिंग की एग्जांपल है कि बेसिकली हमने उसको बता दिया कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग में आई कांटेक्ट अगर आपने रखा हुआ है, अब आप देखो आप सबके साथ मेरा आई कांटेक्ट मेंटेन है, लेकिन किसी के साथ 100% नहीं मैंने रखा। मैं मुसलसल एक बच्चे को देखूंगी या एक स्टूडेंट को देखूंगी तो वो पजल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं देखूंगी तो वो उसकी एक्टिव लिसनिंग मोड से निकल जाएगा। तो आई कांटेक्ट का आपके कस्टमर के साथ बड़ा रोल है। फिर नॉडिंग, कभी हाथ हिलाना, कभी सर हिलाना, कभी गर्दन हिलाना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाले को मैसेज देता है इन्वॉल्वमेंट का। देन उसके बाद इनकरेज करें। कोई बात समझ नहीं आ रही तो पैराफ्रेज करें। जैसे कि अगर मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आपने मुझे कहा कि हम उसको मोटिवेट करेंगे, हम उससे बात करेंगे, मैंने आपको कहा, दोहरा के आपसे कहा पैराफ्रेज करना है, बात को दोहराना, बात को आसान लफ्ज़ों में बयान करना। मैंने आपको फ़ौरन कहा कि नहीं आप जो करेंगे मुझे एग्जैक्ट वर्ड बता दें, दिस इज़ पैराफ्रेजिंग, ठीक है। और फिर आपने कहा हम करेंगे, मैंने वहाँ पर भी अजम्पशन नहीं रखी, मैंने आपसे क्लियर बात की। ये चीज़ें शो करती हैं हमारी एक्टिव लिसनिंग को। और फिर जब आपने बात करनी है तो आपने इंटरप्शन नहीं रखनी। इंटरप्शन मीन कि अगर मैं आपसे बात करते करते साथ साथ ऐसे हाँ जी बताएं क्या कराएंगी, ये कर रही हूँ, तो दिस इज़ इंटरप्शन। ये इंटरप्शन नहीं आपने रखनी। क्लियर हो गई बात आपको? ये चीज़ें मैसेज देती हैं। अगर आप ये सब काम करोगे, इंटरप्शन को छोड़ दोगे, बात को पैराफ्रेज करोगे, आई कांटेक्ट करोगे, अगले बंदे को इनकरेज करोगे, साथ साथ आप नॉडिंग करोगे हाथ की, या अपने हाथ को अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, तो ये मैसेज जाएंगे एक्टिव
लिसनिंग के। सामने वाला आपके साथ जो होगा वो बेसिकली इन्वॉल्व होगा। एक्टिव लिसनिंग में हमेशा कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, ठीक है। क्लियर बात करें, उससे पूछें आपने हेयर कट करना है, आपने कुछ भी काम करना है, आप उससे पूछें कि बेसिकली आपको क्या चाहिए। अगर क्लाइंट ने आपको कह दिया कि मुझे बाल छोटे कर दें लेकिन नॉट टू शॉर्टर, तो आप ये देखेंगे जब शीशे में आपने आई कांटेक्ट उससे मेंटेन रखा होगा, ठीक है, आप उसको पकड़ के कहेंगे कि जी ये कट कर दें, आप सर के इशारे से कहें, मुंह से करके बताएं, तो अब उससे क्या होगा कि उसके बाद उसकी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर फिर भी वो कहता है कि मुझे बाल छोटे करने हैं लेकिन ज़्यादा छोटे नहीं करे, तो दोहरा के पूछें कि सर या मैडम, इसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं कि ट्रिमिंग से आपके बालों में एक शेप आ जाए, लेकिन जो डेड चीज़ें होंगी वो चीज़ें तो कटेंगी, लेकिन मैं उसके अलावा कोई लेंथ नहीं काटूंगा ताकि वो लेंथ में रहें। फिर दोहरा के पूछें कि कितनी लेंथ। लड़के भी लंबे बाल रखते हैं जिसमें, इससे क्या होगा वो चीज़ पैराफ्रेज होके क्लियर होगी। वरना क्लाइंट ने तो कह दिया छोटे कर दें लेकिन ज़्यादा छोटे ना कर दें। अब आप उसको दोहरा के ये बात करें। दिस इज कॉल्ड कि अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इस इंपॉर्टेंट से जो बाद में झगड़ा पड़ना है ना, इस पैराफ्रेसिंग से जो बाद में झगड़ा पड़ना है ना कि नहीं मैंने तो आपको कहा था छोटे कर दें, इतने नहीं, हालांकि पहले ही बाल छोटे होंगे, लेकिन वो आप उस झगड़े से क्लियर हो जाओगे। और जब आपने उसको शीशे में दिखा के कहा होगा ना कि ये देख ले सिर्फ इतने, उसने इशारे से कहा है, जिससे भी कहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि अब आपके झगड़ा ख़त्म हो गया। ये चीज़ें अब आपने करनी है। अच्छा, अब इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं। वर्बल क्यूज़ वो वाले क्यूज़ होते हैं जो कि वो डायरेक्ट मुंह से कह देते हैं। हो सकता है उसकी लहजा ऐसा हो, टोन ऐसी हो, पिच ऐसी हो। ये हम वर्बल क्यूज़ को बेसिकली पहचानना आसान है। जैसे कि उसने क्लियर बता दिया कि छोटे कर दें, ज़्यादा छोटे मत कर कीजिएगा। दूसरे नंबर पे बता दिया कि जी मैंने शादी पे जाना है तो मुझे कोई अच्छा सा स्टाइल दें। ये वर्बल क्लूज़ वो हैं जो कि क्लियर पता चल रहे हैं, क्लियर कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे सबसे डिफरेंट। आजकल तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ना कि अवाम को डिफरेंट नज़र आना है, ठीक है ना, तो वो क्लियर आपको बता देते हैं पिक्चर्स। ये वर्बल क्लूज़ क्लियर होते हैं, ठीक है। ये इसने क्लियर बता दिया कि पिछली दफ़ा जो भी आपने मेरा कलर शिलर किया था उसके बाद मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए थे, ये उसने क्लियर। वर्बल क्यूज़ वाले जो क्लाइंट होते हैं ना उनको हैंडल करना आसान होता है क्योंकि वो खुल के बात कर देते हैं। नॉन वर्बल वाले वो होते हैं जो मुंह से कुछ नहीं बोलते, बाद में खड़ा करते हैं तूफान। अब इनको कैसे पकड़ना है? फेशियल एक्सप्रेशन से। अब जिस पे गौर करना है, अगर ये मुंह से नहीं बोल रहे ना तो इसका मतलब है कि ये आसान कस्टमर नहीं है। आप कहेंगे सर वो तो बड़ा खुश किया था, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। वो खुश फिर नहीं गया, वो आपको इन चीज़ों से बड़ा कुछ बता गया है। फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कांटेक्ट से, बैठने के तरीके से, जेस्चर से, बॉडी मूवमेंट से, खामोशी से, और उसके अलावा पर्सनल स्पेस से बड़ा कुछ बता गया है। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है आपके पास, ठीक है, और आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि या तो वो डिस्कम्फर्ट है, कोई पोजीशन वगैरह चेयर पे बैठने की या किसी चीज़ से वो कंफर्टेबल नहीं है, कोई हाथ से या उस बंदे की सर्विस से कंफर्टेबल नहीं है, या वो डिससेटिस्फाई है, या वो किसी चीज़ को कहते हुए हिचकिचा रहा है। अब वो हिचकिचाने वाली चीज़ कुछ भी हो सकती है। समटाइम्स, सॉरी टू से, लेकिन समटाइम्स मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि लड़की का काम बहुत अच्छा था लेकिन मैं डिस्कम्फर्ट हो रही थी उसकी बॉडी ऑडर से, ठीक है। समटाइम्स एक स्मेल आपकी बॉडी की होती है उससे, जो कि हमें नहीं आ रही होती, हम यूज्ड टू हो रहे होते हैं, सामने वाले को आ रही होती है। तो ये चीज़ें आपने जो है क्लियर करनी है कि डिस्कम्फर्ट भी हो सकते हैं, हेजिटेट भी हो रहे होते हैं और डिससेटिस्फाई भी। अब मैं उस लड़की को नहीं मैं कह सकती थी, बट मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे चेहरे के तासुर, मुझे उलझन हो रही थी कि किसी तरीके से मेरा काम ख़त्म हो और मैं जान छुड़ाऊँ। उस सैलॉन को मैंने छोड़ा उस वजह से था, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। हालांकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था लेकिन मैंने उसको छोड़। जैसे बॉयज है ना जो स्मोक करते हैं, मैंने वही कहा, मैंने ऑर्डर का नाम लिया, साथ मैंने सॉरी टू से कहा है कि स्मोकिंग की भी हो सकती है, पान खाने की भी हो सकती है। भी करते हैं कुछ लोग स्मोकिंग ना, लेकिन सारा दिन अगर मैं मुंह बंद रखूंगा ना तो मेरे अपने भी स्मेल आ जाती है। एग्जैक्टली, इसके लिए हमने ना मास्क जरूरी रखा हुआ है ड्यूरिंग सर्विस। आप मास्क सर्विस के दौरान लगा लें। उसके अलावा आप कोई वो इतने छोटे छोटे स्प्रेज मिल जाते हैं आपके, माउथ फ्रेशनर 150 रुपीज़ से किसी भी मेडिकल स्टोर से, वो अपने पास रख लें, वो स्प्रे कर लें। हाँ, बबल गम खा लिया करें
ठीक है, मैंने इसीलिए पहले आपसे अपोलोजाइज़ किया है कि आई डोंट नो कि ये आप लोगों का है, लेकिन मैंने अपना तजर्बा बताया। बिकॉज किसी बंदे को जब हम ये बताते हैं ना कि ये स्मोकिंग की स्मेल है या समटाइम्स आपके किसी भी चीज़ की स्मेल है, स्पान की है, किसी भी चीज़ की है, कुछ लोगों को मेहंदी से भी स्मेल होती है, मतलब इस पर कोई मसला नहीं। तो मैंने इसलिए आपसे पहले जो है वो एक अपोलोजेटिक वे में बात की है कि ये अगले बंदे को कन्वे करना भी इसलिए मुश्किल होता है कि वो बंदा इसका यूज टू हो गया होता है, और उस इन्वायरमेंट में जो रहने वाले उसके इर्द गिर्द उसके कुलीग्स होते हैं वो भी यूज टू होते हैं। बाहर से आने वाले को ज़्यादा पता चलता है। तो कोशिश करें प्रेजेंटेबल हालत में आप अच्छा जो भी आपका बॉडी स्प्रे है, अगर आप स्मोक भी करते हैं तो स्मोक के बाद कोई च्युइंगम खा लें, कोई माउथ वॉश जाके कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, माउथ फ्रेशनर कर रहे हैं, नहीं तो इलायची खा लें, सबसे आसान तरीका। उससे क्या होगा, ये चीज़ें आपको समटाइम्स आप बात कर रहे होते हैं ना तो सामने वाले को वो जा रही होती है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो बेसिकली अब ये अगर वो आपसे क्रॉस आर्म में बैठा हुआ है या आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो ये 3 चीज़ें शो कर रहा है, ठीक है। अगर देखें, अगर वो आपका कोई हेयर कट के दौरान या किसी सर्विस के दौरान किसी भी तरीके से अपना सर हिला रहा है तो इट्स मीन वो आपको अप्रूवल दे रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड। तीसरा, अगर तो उसने अब आपको कोई रेफरेंस फ़ोटो भी दिखा दी है तो इसका मतलब ये है कि अब वो एग्जैक्टली सेटिंग भी ऐसी चाह रहा है 100%। अब आपने उसको ये नहीं कहना कि भाई आपका प्रॉपर बाल तो ऐसे थे, इस पर नहीं हो सकता। अब आप उसकी बालों की क्वालिटी देखें, वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, भाई अगर उसे तस्वीर दिखा दी है तो इसका मतलब है कि वो एग्जैक्टली ऐसा लगना चाहता है, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के भी वैसा ना बने, लेकिन वो चाहता यही है, ठीक है ना। तो ये आपको मैसेज दे रहा है। तो बेसिकली दुनिया में या वर्क प्लेस में जहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, डाइवर्स का मतलब होता है मिक्स कल्चर, हर तरह के, हर इलाके के, हर विसिनिटी के, तो वहाँ पर अगर तो आपने काम करना है अच्छे तरीके के साथ तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल पर पूरा अबूर हासिल करें। दूसरी चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस 5 चीज़ों से मिलकर बनती है जिसको कहते हैं जज्बाती जहानत। एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, आपने वो वीडियो देखनी है, उसके बाद जो चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगी, कुछ जो देखी हुई आप मुझे बताएंगे, तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक हो जाएगा कवर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जस्ट गिव मी अ स्टार्ट। एक एनिमेटेड वीडियो है, इसको देखिएगा, 6 मिनट की ये वीडियो है। बॉयज एट द बैक, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। वो जी फुल कर दें। Numerous studies show that being emotionally intelligent contributes dramatically to success. आई एम गोइंग टू in आस्क every क्वेश्चंस, area of इसके our सवाल lives. पूछने देखिएगा। Every job requires it, and as people climb the ladder into supervisory, managerial, and executive levels, it becomes even more important. However, even without studying the research, we all know of people who are great with the technical sides of their jobs, but never get promoted because of an anger issue, or someone else who's brilliant but has some addiction problem which has derailed their lives. From a policeman who's let a situation get out of hand, to a leader who demoralizes the whole team by taking all the credit for success. Low levels of emotional intelligence causes loss, heartbreak, and failure at work, at home, and in yourself. This bold claim may be easier to understand if we look first at what exactly is emotional intelligence, as there's a lot to it. It was psychologist and author Daniel Goldman who first coined this term in 1995. He claimed in his best-selling book, Emotional Intelligence, that there are 1 मिनट, मैं इसको 1 मिनट स्टॉप करती हूँ यहाँ पे। देखें, सबसे पहले उसने बताया कि आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो जज्बाती जहानत है। जज्बाती जहानत ये कहती है कि हमने कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है। अब अगर हम ये ना क्या करेंगे तो उसके नुकसानात उसने बता दिए। उसने बताया कि एक बंदा है वो काम करने में बहुत अच्छा है, 100% है, उसके स्किल में कोई कमी नहीं है, उससे अच्छा काम कोई नहीं करता, जो भी उसका काम है वो आर्टिस्ट है। लेकिन अगर उसका एंगर इशू है, गुस्से का इशू है, उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगी, उसको कभी भी आगे नहीं लाया जाएगा। अगर एक ऐसा बंदा है कि जो कि काम में बहुत अच्छा है लेकिन उसमें कोई एडिक्शन प्रॉब्लम है, एक्सेसिव स्मोकिंग है या कोई भी ऐसी चीज़ है कि क्लाइंट जिससे डिससेटिस्फाइड है, उसको भी कंपनी जितना मर्जी अच्छा काम होगी उसको आगे प्रमोट
नहीं करेगी। तीसरा उन्होंने बताया कि अगर आपका जो स्टाफ है वो अगर काम छोड़ कर जा रहा है या कुछ करने का जा रहा है तो मे बी उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा मैनेजर, कोई ऐसा एम्प्लॉय, जो कि ज़ाहिर बात है टीम वर्क पे भी आज हमने बात करनी है, हम टीम से मिलकर काम करते हैं। देखो टीम कहती है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, हम सब एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उसमें अगर मैं हूँ और मैं ऐसा काम, आप लोगों के बगैर मेरा काम ज़ीरो है, ठीक है, आप लोग मुझे देंगे, मैं प्रूव करूँगी, मैं उसको प्रेजेंट करूँगी, लेकिन अगर मैं सारा क्रेडिट ले लूँगी खुद, तो एक स्टेज ये आएगी कि मेरे स्टाफ डिससेटिस्फाई हो जाएगा और लोग छोड़कर जाना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर नहीं होगी तो ये नुकसानात आपकी लाइफ में होंगे। अब जो आगे वीडियो आने लगी है वो अब उसमें ये बताएंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे मेरी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी आपकी मेरी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है। हमारा एक रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक हमारा जो है ये ब्रेन का सिस्टम है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें खून, ये सब सिस्टम मिलते हैं तो बॉडी बनती है ना। कोई एक सिस्टम भी ख़राब हो तो इंसान बीमार हो जाता है, उसकी वर्किंग में अफेक्ट आता है। इसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस 5 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। सेल्फ, अभी वो सारे आपको वन बाय वन अब आपने ये वीडियो के साथ देखने हैं और साथ साथ अब आप इसको देखते जाएं और फिर मैं रोक रोक के एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। that make up what we can call ये आ गए स्क्रीन पे। our emotional quotient. Self-awareness, पहला सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा, motivation, तीसरा, empathy, चौथा, and social skills. पांचवा। In my courses, we explore each of these areas in depth, as well as many other perspectives and models, which will help you to develop your EQ. ये Self-awareness सुनिएगा। has many meanings. Do you know how you're feeling right now? Do you know why you do what you do? Do you know your personality, its strengths and weaknesses? Do you know how your mind works? How you make decisions? Do you know who you really are? उसने बताया सेल्फ अवेयरनेस क्या कहती है। नंबर 1, आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? आप में से कोई इस वक्त मुझे अपनी फीलिंग बता सकता है? एग्जैक्ट एक वर्ड में, हैप्पी, कंफ्यूज्ड, सैड, डिस्टर्ब, डिससेटिस्फाइड, शाय, क्या? सबसे पहले ये जानना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। आप रोज़ सुबह ऑफिस आते हैं, रोज़ सुबह आप लोग अपने सैलून पे आते हैं, तो कुछ क्लाइंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, नॉट एट योर सैलून, लेकिन अपने तजर्बे में, कि जो सुबह ऑफिस जाने से पहले सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ ये झूठ ही हो, कुछ भी हो जाए मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा होता लेकिन वो मजबूरन जा रहे होते हैं, दे आर फोर्स टू गो। तो ये होती है फीलिंग, आप हैप्पी जा रहे हैं, जो मतलब सिर्फ सैलून जाने पे नहीं, किसी भी काम करने को पहले कि आप महसूस क्या कर रहे हैं। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं ये बस ऐसे ही आप इस फील्ड में घुस गए हैं या आपका कोई पैशन था कि शौक से आए हैं। ये मेरा दोस्त भी चला गया तो मैं चली गई, वो मेरे दोस्त ने यहाँ एडमिशन लिया था ना तो मैं भी यहाँ एडमिशन ले लेती हूँ। नहीं, क्या आपने सोचा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कल को आपने क्या करना है, इसका मकसद क्या, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है अपनी पर्सनालिटी को जानना। मेरी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ क्या है, खूबी क्या है, क्या खूबी है आपकी? कोई एक अपनी खूबी बताएं। मेरी खूबी मैम एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग है। आपकी क्या खूबी है? कोई खूबी नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी को बगैर खूबी के नहीं बनाया। खूबी मैं भी एंड में आपके पास आऊँगी, आपकी क्या खूबी है। द वन इन द ब्लू शर्ट, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, खूबी? आपके पीछे वाले ब्लू शर्ट वाले, ब्लू ये वाले, हाँ, आपकी क्या है? सेम क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था उन्होंने? एक्टिव लिसनिंग। आपकी वीकनेस क्या है? येलो शर्ट, व्हाट इज योर वीकनेस? खामी एक, क्या? ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं है जिसकी वीकनेस भी ना हो। हर इंसान की एक खूबी और एक चीज़ वीकनेस तो लाजमी होती है। कमज़ोरी कुछ तो होगी जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। परफेक्ट भी दुनिया में कोई नहीं है। कोई एक वीकनेस बताएं। आपकी एक वीकनेस कोई नहीं है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इमोशनल इंटेलिजेंस में हम कहाँ खड़े हैं। हम में से किसी को अपनी फीलिंग्स का नहीं पता,
नंबर 1। नंबर 2, हम में से किसी को ये पता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये काम? आप सैलून में क्यों आए हैं? आप मुझे बताएं। हाँ, काम क्यों सीखना चाहते हैं ये वाला? अच्छा काम है, चलें कुछ तो इसको पता है, ठीक है। तो नंबर 1 फीलिंग क्या है, वाई यू आर डूइंग दिस वर्क। नंबर 3 योर पर्सनैलिटी, आपकी खूबी क्या है, आपकी खामी क्या है। आज सब ने जाके ना, मैनेजर्स, आप लोग मैनेजर्स हैं और सर आप HR डिपार्टमेंट से, तो HR डिपार्टमेंट से सर आपने इन सब से ना, ये आज सोशल स्किल्स का मैं आपको एंड में एक चार्ट बताऊंगी, आपने इनसे बनवाना है। आप मेरे से नंबर ले लीजिएगा, इफ्तिखार को फिल करा के दीजिएगा, ये दीजिएगा ज़रूर, ये आपको हेल्प करेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ कहाँ खड़े हैं और इनको आगे किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन सपोर्ट कर रही है तो किस चीज़ में सपोर्ट करे। सो ये एंड में भी मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के ना इस बोर्ड पे ही दिखा देती हूँ, या इधर भी बना देती हूँ वर्ड पे। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये हो गया कि हमें ये पता होना चाहिए, क्लियर होगी चीज़, स्ट्रेंथ और अगला जो सेल्फ अवेयरनेस का पॉइंट है, हम फैसला किस बुनियाद पे करते हैं। फैसला क्या हम लॉजिक, अच्छी बुराई, नुकसानात, फ़ायदे देख के करते हैं, या बस कर दिया तो कर दिया, अब देखा जाएगा। मौके की मुनासबत पे फैसला करते हैं, या मौके की मुनासबत पे छोड़ पे भी फैसला नहीं करना पड़ता, आपको आने वाले वक्त को देखते फैसला करना होता है। तो बेसिकली हाउ वी टेक डिसीजन, ये 4 पॉइंट्स जब बनते हैं तो बनती है सेल्फ अवेयरनेस। तो क्या 4 पॉइंट थे हमारे पास? हम फील क्या कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी जिसके अंदर खूबी और खामी आती है, आपकी 3 चीज़ें हो गई, और हम फैसला किस बुनियाद पे करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे नहीं काम करते तो इसका मतलब है कि बस आप बस ऐसे ही भाग दौड़ में जा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, आपने कोई पैटर्न नहीं सोचा हुआ। मैं अक्सर इंटरव्यू में ना, HR डिपार्टमेंट वाले इस चीज़ से करेंगे एग्री, कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years और 10 years। क्यों वो ये नहीं पूछा जाता कि वो ये, उससे ये क्लियर होता है इस बेसिकली क्वेश्चन से कि आपने अपनी लाइफ के बारे में क्या प्लान किया हुआ है। डू यू हैव एनी गोल, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्टिव, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद या पर्पज़ है। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि आपकी कम्युनिकेशन के 5 पर्पज़ हैं। या तो आप इन्फॉर्म करेंगे, इंक्वायर करेंगे, अदरवाइज तो आप कम्युनिकेट करते ही नहीं है, किसी ना किसी मकसद के थ्रू बात करते हैं ना। तो उसी तरीके से क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ का कोई मकसद सोचा हुआ है? तो ये बेसिकली ये डिसाइड करती है ये चीज़, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Without self-awareness, वो यही you're बात कर रहा है, steering the boat of your life blindfolded. वो तो खैर कार्टून है तो वो बता रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो बस आप ऐसे ही जा रहे हैं। ये देखें, Are you able to keep commitments to yourself and others? Are you able to stop doing what is harmful and do what's beneficial for yourself and others? This sounds simple, but if it was, we'd all be happy, healthy, and successful. By studying the human brain, सेल्फ रेगुलेशन के अंदर 3 पॉइंट। नंबर 1, क्या हम कमिटमेंट पूरी करते हैं? कमिटमेंट करने से मुराद ये है कि चाहे वो कमिटमेंट मैंने अपने आप से की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम वेरी लेज़ी इन गोइंग फॉर अ वॉक और एक्सरसाइज, मेरा दिल करता है याला झूठी हो, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी कमिटमेंट की हुई है कि आंधी आए तूफान आए, चाहे 5 मिनट के लिए जाऊँ, जाना ज़रूर है, क्योंकि मेरी फैमिली में सबको 30s में डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। आई एम इन माई 40s, लेकिन मैंने अब तक शायद अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से मैं बची हुई हूँ। तो मेरी एक अपने साथ कमिटमेंट है कि मैंने इस चीज़ को निगेट करना और होने नहीं देनी। तो मैंने ये काम करना है, चाहे मैं 10 मिनट के लिए करूँ, चाहे मैं 15 मिनट के लिए करूँ, लेकिन मैंने ये हफ्ते में 4 दफ़ा करना है। कुछ कमिटमेंट जैसे इसी तरीके से दूसरों से कुछ कमिटमेंट की हुई है तो वो पूरी करनी है। कमिटमेंट मीन चाहे वो अपने आप से है, चाहे वो दूसरों से है, चाहे वो टाइम की पाबंदी है। मेरा टाइम ये होता है कि अगर आपका 10 बजे टाइम था तो मैं यहाँ पे 9:40 पे इधर थी। दिस इज़ कमिटमेंट कि मैंने बिफोर टाइम आना है, ठीक हो गया। ये चीज़ें अपने आप से भी या दूसरे जो कि आपसे रिलेट करते हैं वो भी। नाउ नंबर 2 थिंग इज़ उस चीज़ को छोड़ना जो आपके लिए हार्मफुल है। आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए क्या हार्मफुल है। क्या वो कोई इन्वायरमेंट है, कोई लोग हैं, कोई हैबिट है, कोई स्मोकिंग है, कुछ भी है। सो ये जानना कि व्हाट इज़ हार्मफुल फॉर अस। समटाइम्स फ्रेंड्स कैन बी हार्मफुल, समटाइम्स इन्वायरमेंट कैन बी हार्मफुल, समटाइम्स सोसाइटी जहाँ हम रह रहे होते हैं कुछ भी हो सकती है। ये ज़रूरी सिर्फ आदत नहीं होती, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। एंड
उस चीज़ को ऑप्ट करना विच इज़ बेनिफिशियल, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अडॉप्ट करें उस चीज़ को जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब वो फ़ायदेमंद चीज़ क्या है, वो आप जिस कल्चर में रहते हैं, जिस तरह की जॉब कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो आपने डिसीजन लेना है। क्लियर हो गई? ये चार्ट जब मैं आपको लिखवाऊंगी ना आज, तो उसमें ये सर से मैं कहूँगी कि ये आपसे बनवाना है सबने, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, बट के ये बनाएं। ये होती है सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा पॉइंट अब जो हमारे पास आया था, We can gain insight into how we can regulate our thoughts, words, actions, and emotions. Self-motivation with a big ये बड़े मजे की है, देखो। most people will eventually perform. हाँ जी, आप इसमें से कौन Who have passion and purpose from एक within. इसमें पीछे करते हैं थोड़ा सा, Most people will eventually. इसमें से आप कौन से वाली कैटेगरी में आते हैं, स्टिक या कैरेट? आपके पीछे डंडा लेके भागना पड़ता है ये काम करो, या आपको लालच देके काम करवाना पड़ता है? हाँ, ओह ये कैरेट है। हाँ जी, कौन है कैरेट और स्टिक? स्टिक वाले हाथ खड़ा करें। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैटर्न को डिसाइड करते हुए हेल्प करती है कि आपको किस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या आपको क्या चीज़ स्ट्रेंथन करेगी या क्या चीज़ आपको वीकन करेगी। इसका नुकसान नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ अपने बारे में जानना और उसको जानते हुए दूसरों को हैंडल करने के बारे में। चलें जी, इनके लिए तो भाई क्लैपिंग बनती है जिन्होंने बताया कि मैं कैरेट हूँ। वेरी गुड, एटलीस्ट ही नोज हिमसेल्फ। अच्छा जी, और कौन कैरेट में आता है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, ये अच्छी चीज़ है। देखिए, एटलीस्ट वी नो आवर सेल्फ। स्टिक में क्या है? स्टिक में किसी ने, वो एक ने खड़ा कर दिया, अभी उसके लिए भी क्लैपिंग करें। एटलीस्ट ही हैज़ करेज, जो मानता है कि मुझसे काम करवाना मुश्किल है। तो ये बेसिकली बताती है कि हमें किस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत है। देखो, इसमें बुरा बात कोई नहीं है, हर इंसान को मोटिवेट करेंगे तो काम होगा, ठीक है। तो कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, वो दुनिया में बाय डिफ़ॉल्ट कह लो कि 1% होते हैं। कुछ लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो नेम की हो, फेम की हो, पैसे की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो ज़रूरत होती है। क्लियर हो गई चीज़ भी। चौथा पॉइंट अब जो हमारे पास आ रहा है, चौथा पॉइंट हमारे पास इधर से आएगा, जस्ट 1 मिनट, ये वही वाला पॉइंट है। लाएं जी, चौथा पॉइंट। It's not just about comforting people in distress, but being able to see things from others' perspectives. In every human interaction, empathy is the key to connection. And finally, social skills. The ability to read body language, build rapport, and finally, social skills. एम्पैथी और सिंपैथी। सिंपैथी का वर्ड सुना हुआ है? सिंपैथी क्या होती है? हमदर्दी। एम्पैथी फ़र्क है। एम्पैथी को अगर मैं उर्दू में बताऊं तो ये है हमदिली, दूसरे को की जगह ख़ुद को रख के सोचना कि अगर ये मेरे बालों का हशर उसने किया होता उसने, तो मैं क्या करता। बजाय इसके कि वो आपसे कुछ आपको सुना कर गया और आपने एक तमाशा खड़ा कर दिया है सैलून में उसके जाने के बाद कि जी के आर्टिस्ट की तो कोई इज्जत ही नहीं है, क्लाइंट बातें सुना के चला गया है, ये है वो। बेचारा मैनेजर भी वहाँ क्या करे, उसने क्लाइंट को भी रखना है, उसने आपको भी रखना है, ठीक है। बजाय इसके कि आप भी अपना तमाशा खड़ा कर दें, आप सिर्फ एक बार ये सोचें कि अगर उसके बालों का मैंने ये उसकी जगह मेरे बालों का ये हशर किया होता तो मैं क्या करता। या उसके फेशियल के दौरान अगर ये हल्का सा कोई जो भी आप लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो, स्किन पॉलिश वगैरह, कुछ बर्न शन हो गया, मेरे पे कोई लाल निशान पड़ गया होता, शाम को मैंने शादी पे जाना होता तो क्या होता, तो मैं क्या करता। तो ऑब्वियसली आप भी वही रिएक्ट करते। जब हम एम्पैथी पे आ जाएंगे ना, तो फिर लोगों का रिएक्शन भी डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा, और अपना भी जो हम एक डाइजेस्ट शो करते हैं ना, वो भी हमें कंट्रोल हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर हमारी नौकरियां भी महफूज रहेंगी, फिर हमारी चीज़ें भी महफूज रहेंगी, हमारे ताल्लुकात भी आपस में अच्छे रहेंगे। क्लियर हो गया? दिस थिंग इज बेसिकली कॉल्ड योर एम्पैथी। लास्ट पॉइंट हमारे पास होता है सोशल स्किल्स का। जी, express yourself assertively, and much, much
more. In this course, you will also learn in depth about the crucial subject of ego. What exactly is ego? How does ego affect our emotions? What's the difference between emotions and feelings? How can we tap into our inner resilience of calm, maturity, wisdom, and intuition in order to meet the increasing challenges of life in the 21st century? I'm confident that this course will change your outlook and your life. बाकी वो अपना कोर्स बेच रही है, वो नहीं हम सुनेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ था, ये जब हमने देखा तो सोशल स्किल्स कहते हैं एक दूसरे से ताल्लुकात, किसी को माफ़ करना, किसी की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना। आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? दूसरे की जीत को तस्लीम करना और अपनी हार को मानना। तो बेसिकली ये चीज़ें सोशल स्किल्स होना चाहिए। करेज, सेलिब्रेटिंग दूसरों की सक्सेस, अपनी हार को एक्सेप्ट करना। हम क्या करते हैं, हम बीइंग आना, अब मैं ये तो नहीं कहती कि बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन पता नहीं हमें क्या हो गया है कि हमने ना ऊपर जाने का सिर्फ एक ही तरीका सोच लिया है। अपने आप को मेहनत करके ऊपर नहीं लेके जाना, दूसरे को खींच के नीचे ले आएंगे, चलो अब हम ऊपर हो गए। तो बेसिकली सोशल स्किल्स हमें सिखाता है कि रिश्ते बनाना, फ्रेंडशिप है या कोई भी चीज़ है, और फिर उसको मेंटेन करना। जब आप रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हो तो फिर आपको फॉरगिव भी करना पड़ता है, आपको फॉरगेट भी करना पड़ता है, आपको जीत तस्लीम भी करनी पड़ती है, अपनी हार भी माननी पड़ती है। तो दिस इज़ कॉल्ड योर सोशल स्किल। इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आई? 5 चीज़ें, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स एंड मोटिवेशन। ठीक हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो था टीम वर्क। अब टीम वर्क के लिए टीम इज़ बेसिकली एन एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है मुखफ़फ़, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ये एक मैंने डेफिनेशन बनाई थी अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हर बंदे की 1.5 इंच की मस्जिद थी। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम, वो अपनी शिकायतें लेके मेरे पास आ रहा है, उसको उससे इशू है, उसको इशू। भाई मैंने तो मालिकों को क्वालिटी देनी है। जब ये सब 1.5 इंच की मस्जिद बना के चलेंगे तो मैं काम कैसे दूंगी? तो मैंने उनको बताया कि जब हम मिलजुल कर काम करेंगे, मैंने इतना बड़ा एक चार्ट लेके उस पर लिख दिया, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम मिल के काम करेंगे तो हर एक को ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? टारगेट्स पूरे होंगे, इंक्रीमेंट अच्छा आएगा। टारगेट पूरे होंगे, ईद अच्छी मिलेगी। टारगेट पूरे होंगे, बोनस जल्दी आएगा। जब टारगेट ही पूरे नहीं होंगे, मिल के काम नहीं करेंगे तो टारगेट पूरे नहीं होंगे, और जब टारगेट पूरे नहीं होंगे तो फिर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। मिल के काम करेंगे तो हर किसी को ज़्यादा मिलेगा। इसी चीज़ पे एक छोटी सी वीडियो है, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट की, ये देखिएगा। ये लास्ट वीडियो है आज की। इसमें जो एक एंट होगी ना, वो हम में से कोई ना कोई वर्कर ज़रूर होता है, देखना, जो शोर डालेगी भी। सब मिलके काम कर रहे हैं। ये एक पत्ता गिरा है, सबको पैनिक कर दिया। ये लीडर आया है जी, ये आपका मैनेजर आया है। उसने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब वो देखो रास्ता क्या दिखा रहा है। ये देखो, सिंपल उसने बताया, यहां से निकल आओ। सिंपल। चलें जी, ख़त्म हो गई। वो दोबारा वही। अब आपने ये देखें कि कुछ हमारे पास ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं जो कि रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा, तो वो पैनिक हो जाते हैं। समटाइम्स मे बी उनमें पीपल हैंडलिंग फैसिलिटी नहीं होती, समटाइम्स वो जान के भी करते हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। अब उससे क्या हुआ, जब उसने एक पैनिक क्रिएट किया, गिरा तो एक पत्ता था,
उसके ऊपर नहीं गिरा, लेकिन उसने कितना शोर डाला कि अब काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एसी नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एग्जाम्पल दे रही हूँ। पीछे वाले भी सारे उसके साथ आ गए, सारा काम रुक गया। अब यहाँ पे टीम लीड क्या करता है? वो मैनेजर भी हो सकता है, वो आप में से भी कोई टीम लीड हो सकता है। उसने क्या दिखाना है? उसने सिर्फ पैनिक को कंट्रोल किया, उसने कहा होल्ड ऑन, ऑल्टरनेट रास्ता दिखा दिया काम, और उसके पीछे सारे लगे। दिस इज कॉल्ड टीम। लेकिन अगर वहीं वो ये अलहदा हो जाता तो काम रुक जाता। वो अपने कॉमन गोल, वो उनका कॉमन गोल जो भी था, टीम का मकसद होता है कि सब लोग एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपने टीम को जब लेके चलते हो तो आपने अपना ज़ाती मफाद नहीं देखना कि मैंने आज इतने किए, उसने उतने कम किए हैं। नो, दिस इज़ द टुडेज टारगेट। ये हमारा आज का टारगेट, हमारे सैलून का टारगेट था कि हमने 100 कस्टमर या 50 कस्टमर डील करने थे। ए ने कितने किए, बी ने कितने किए, सी ने कितने किए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये वो एंड में करेगा। पहले मैटर ये करेगा कि क्या आज के दिन का टारगेट कंप्लीट हुआ। जब आप मिलके आज के दिन का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, देन आप सबको वो जो टारगेट अचीव होने का बेनिफिट होगा वो सबको होगा। तो मिल के एक दूसरे के साथ काम करें। कोई किसी को जल्दी है, किसी का कोई काम डिले हो गया तो उसकी मदद करें। अगर आप फ्री हैं तो ये मत करें कि ये तो उसका क्लाइंट है। ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड योर टीम वर्क। ठीक हो गया? ये मैंने आज का लास्ट काम था। अब चलते हैं उस चार्ट की तरफ जो आपका HR बनाएगा। सर आपने इनसे एक चार्ट बनवा लेना है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल एक चार्ट बनवा लीजिएगा, ये आपको इमोशनल स्किल में हेल्प करेगा। नंबर 1 इज़ यहाँ पर आपने जो भी आपका एम्प्लॉय नेम है वो लिखवा लीजिएगा। अपनी सहूलत के लिए ब्रांच लिखवा लीजिएगा ताकि आपको पता चले वो कौन सी ब्रांच में है। ठीक हो गया? अब करना क्या है, आपने सबसे पहले उसके लिए लिखना है उसका पहला चार्ट, उसकी इमोशंस पूछ लेनी है। नंबर 2 पे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, doing this work, how he takes decision। बेशक आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा। देन वो एम्पैथिक है, देन कमिटमेंट, उसकी आ जाएगी डज ही नोज what good for him, does he know what harmful। ठीक हो गया? यह हमारे एम्पैथी के पूरे हो गए। आगे बना लीजिएगा कैरेट है या स्टिक है, डज ही हैव सोशल स्किल्स और नॉट। कहेंगे तो मैं इफ्तिखार साहब के साथ एक चार्ट बना के शेयर कर दूंगी, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। इसको फिल करवाइए इनसे, ठीक है? तो इसकी पिक्चर भी ले लें। इफ्तिखार आप मुझे एक रिमाइंडर दे दीजिएगा डे एंड तक, ठीक है, कि चार्ट बनाकर फिर मैं आपको व्हाट्सएप ही कर दूंगी। तो उससे फिर ये होगा कि ये आप चार्ट बनाएंगे ना, इसका एक मैं वर्ड की फाइल बना दूंगी, आप उसके जस्ट प्रिंट लीजिएगा। प्रिंट लेने के बाद आप इनको दे दीजिएगा, वो फिल आउट कर देंगे आपके जितना भी स्टाफ है। तो उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्टाफ, ये आपको एनुअल पॉलिसीज में ऐसे अच्छा है। ये हम ना सारी ब्रांचेस में ही करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ ना लाहौर सिटी से जो हमारा स्टाफ है कुछ आया है ब्रांचेस से, बाकी ब्रांच पे ही है। मैं इसका एक काम ये करूँगी कि इसका एक चार्ट बनाकर ना, एक वर्ड की फाइल 1 पेज डॉक्यूमेंट बनाकर ऊपर ये नाम वगैरह लिखकर मैं इफ्तिखार के साथ शेयर कर दूँगी। इफ्तिखार आपके साथ शेयर कर देगा। आप उसके प्रिंट लेकर हार्ड कॉपी में तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि जब आप हार्ड कॉपी नहीं देंगे ना तो फिर स्टाफ कहता है कि जी वो कॉपी नहीं ली, ये नहीं ली। एक डेडलाइन दे दें 2 से 4 दिनों की एंड देन मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा आज का सेशन था। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क एनी क्वेश्चन। बस थैंक यू सो मच।